डियर स्टूडेंट, अब तक हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न मदों के बारे में, अलग अलग भुगतान संतुलन क्या होता है, विनिमय बाजार, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। लेकिन जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है दो देशों के बीच में, हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों देशों में मुद्राएं अलग अलग होती हैं। जैसे भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार हो रहा है तो भारत में चलित मुद्रा है रुपए और अमेरिका में है डॉलर। तो भारत और अमेरिका में जो व्यापार होगा डॉलर और रुपए के बीच में, तो डॉलर कितने डॉलर के बदले में कितना रुपए पेमेंट किया जाएगा या फिर कितने रुपए के बदले में कितना डॉलर पेमेंट किया जाएगा, इस बात का निर्धारण कैसे होता है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। अगर क्लास 12th में भी पढ़ा है कि दो प्रकार का विनिमय दर होता है, स्थिर और परिवर्तनशील। लेकिन यहाँ पर हम सिद्धांतों की बात करेंगे। विनिमय दर का निर्धारण किन सिद्धांतों के आधार पर होता है, बहुत सारे सिद्धांत अर्थशास्त्रियों के आए हैं, उन्हें की हम बात करेंगे इस क्लास में। आप डिटेल से पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे कैसे किस किस तरह से जो है यहाँ पर विनिमय दर का निर्धारण होता है, उसके पीछे कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं। हालांकि जब हम विनिमय दर की बात करते हैं, विनिमय दर वह दर होता है जहां पर दो देशों की आपसी मुद्राओं को एक दूसरे से एक्सचेंज किया जाता है। मतलब एक ऐसा दर जहां पर जैसे इंडिया का रुपए है और अमेरिका के डॉलर है, तो इन दोनों को कैसे एक दूसरे से एक्सचेंज किया जाएगा, तो जिस दर पर एक्सचेंज होता है उस दर को विनिमय दर बोलते हैं। अब वर्तमान में अगर $1 के बदले में 95 रुपीज है तो इसको बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बात करें, वर्तमान परिस्थितियों में इसको बोलते हैं लोचशील विनिमय दर। क्या बोलते हैं? लोचशील विनिमय दर। मतलब एक ऐसा विनिमय दर जो बाजार में विनिमय की मांग और विनिमय की पूर्ति के द्वारा ही दर निर्धारित होता है। अगर आप मांग ज्यादा करते हो तो विनिमय दर ज्यादा हो जाएगी, मांग पूर्ति ज्यादा है तो विनिमय दर कम हो जाएगी। तो प्रोफेसर हुंड के अनुसार विनिमय दर एक दूसरे की मुद्रा की तुलना में एक देश की मुद्रा की कीमत है। अर्थात विनिमय दर स्पष्ट करता है कि दूसरे देश की दो ही मुद्रा की इकाइयों के बदले में देश की मुद्रा की कितनी इकाइयां प्राप्त की जा सकती है, कितनी इकाइयों का भुगतान करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जिस प्रकार से वस्तुओं की कीमत का निर्धारण होता है, ठीक उसी प्रकार से विनिमय दर का निर्धारण होता है मांग और पूर्ति के द्वारा। मतलब विदेशी विनिमय की मांग, विदेशी विनिमय की मांग और वहीं पर विदेशी विनिमय की पूर्ति, जिस बिंदु पर ये दोनों ही बराबर हो जाते हैं उस बिंदु पर ही विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। अब बात यह है कि विदेशी विनिमय की मांग का मतलब होता है हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। क्या करना है? हमें पेमेंट करना है। और विदेशी विनिमय की पूर्ति का मतलब होता है हमारे पास विदेशी आ रहा है। तो जब हम विदेशी विनिमय का भुगतान दूसरे देशों को करेंगे, डॉलर का पेमेंट करना है, विदेशों में पेमेंट करेंगे तो बोलते हैं मांग। और विदेशों जब पैसा हमारे देश में आ रहा है उसको बोलते हैं पूर्ति। तो मांग और पूर्ति के आधार पर जिस बिंदु पर यह निर्धारित होता है, इसी बिंदु को विदेशी विनिमय दर के आधार पर माना जाता है। ये बिल्कुल कॉमन जेन्युइन है। अब इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में, तो यहाँ पर जब विदेशी विनिमय दर की बात करेंगे दो प्रकार, एक विदेशी विनिमय की बाजार दर और एक संतुलन दर। संतुलन दर वह दर होता है जिस पर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति के आधार पर यह तय होता है कि इतना विदेशी विनिमय दर है। मान लो तय कर लिया गया कि $1 बराबर 95 रुपए है, हालांकि परिस्थिति बहुत खराब है, तो यह संतुलित दर है क्योंकि यह मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित हुआ है। लेकिन विनिमय की बाजार दर बहुत दर होता है जिस दर पर वास्तव में खरीद और बिक्री उस समय किया जा रहा है, और ये बाजार दर हमेशा संतुलन दर के आसपास ही घूमता रहता है। मतलब संतुलन दर अगर ये है, ये संतुलन दर है, तो बाजार दर कितना हो सकता है? 95.4 हो सकता है, बाजार दर 94.9 हो सकता है। इस तरह से जो इसी के आसपास थोड़ा ऊपर या थोड़ा डाउन होता रहता है। तो संतुलन दर जो निर्धारित हुआ होता है, बाजार दर जिस दर पर वास्तव में खरीद बिक्री होता है, जिस दर पर आयात निर्यात होता है, जिस दर पर पेमेंट होता है, वही हमारा बाजार दर होता है। अब यहाँ पर विनिमय की मुद्रा की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहला, विनिमय दर ऐसी होनी चाहिए जो देश में सामान्य कीमत स्तर और रोजगार के स्तर में सापेक्ष स्थिरता रहे। मतलब किसी भी देश का विनिमय दर हमेशा उस देश के अनुकूल होना चाहिए।
विनिमय दर ऐसी हो जिससे देश की मुद्रा का अधिमूल्यन ना करना पड़े, मतलब ओवर वैल्यूएशन ना करना पड़े, बाजार के अकॉर्डिंग सही रहे, ताकि विदेशों से निवेश प्रॉपर हमारे देश में आता रहे। विनिमय दर ऐसी होनी चाहिए देश के अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा में आकर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन ना करना पड़े। ऐसा भी होना चाहिए ताकि हमारी मनी की वैल्यू को हमें कम करना ना पड़े, हमारी वैल्यू स्थिर रहे। ठीक है, हालांकि अभी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे भारत की मुद्रा की हालत बहुत ही खराब है। दिन ब दिन ये भारत की वैल्यू जो है कम होती चली जा रही है। आने वाले समय हो सकता है 100 के पार हो जाओ, लेकिन स्थिरता बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होने से भारत से बहुत सारा पैसा फॉरेन को, क्योंकि फॉरेन को लग रहा है ये फ्लक्चुएशन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एफआईआई निकलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे सिद्धांत है जिसकी बात करेंगे, विनिमय दर निर्धारण के विभिन्न सिद्धांत। तो अगर सिद्धांतों की बात करते, एक है स्वर्णमान के विनिमय दर जो कि स्थिर प्रणाली को बताता है, पत्र मुद्रामान का विनिमय दर जहां पर क्रय शक्ति समता सिद्धांत और भुगतान संतुलन, और ये दोनों ही जो है परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सोने के आधार पर निर्धारित होता है और यहाँ पर क्रय शक्ति और भुगतान संतुलन के आधार पर निर्धारित होता है। चलो इन सबको पढ़ लेते हैं, क्या मामला है यहाँ पर। पहला है विनिमय का टकसाली समता सिद्धांत या फिर स्वरमान के अंतर्गत विनिमय दर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। यहां पर दो देशों के बीच में विनिमय दर का निर्धारण किसके आधार पर होता है? स्वर्ण मूल्य या फिर रजत, या फिर यानी किसको बोलते हैं सिल्वर, सोना या फिर सिल्वर के वैल्यू के आधार पर होता है। दो देशों बीच में सोने की मांग या सोने की जो है वैल्यू कितना है, उस आधार पर जहां पर सोने को बीच में रख के विनिमय दर का निर्धारण होता है, उसको टकसाली दर या फिर स्वर्ण पद्धति के नाम से जानते हैं। या तो देश में मुद्रा के सिक्के चलते हैं, देश में प्रमाणिक मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में निश्चित किया जाता है। हालांकि ये अब नहीं चलता है, अब नहीं ये चलता है, ये पुराने समय में चलता था जहां पर कागजी मुद्रा का प्रचलन कम था, उस समय की बात हो रही है। हालांकि इंडिया में काफी समय तक ये चला है, 1947 43 तक ये चला है, लेकिन नॉर्मली इसको अब चलन में नहीं है, क्योंकि आप किसी भी देश में सोने का चलन आमतौर पर खरीदने बेचने के लिए नहीं होता है। मुद्रा का स्वतंत्र टंकन होता है, स्वर्ण का सिक्कों की में, सिक्कों का स्वर्ण में बदलाव होता है। यहाँ पर आप किसी भी देश में सोने के सिक्के का चलन नहीं है। स्वर्ण धातु को प्रचलित अन्य कोई मुद्रा परिवर्तन नहीं होती है, और स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन वगैरह लग चुके हैं। तो टकसाली समता का क्या अभिप्राय है? इसका मतलब ये हुआ, टकसाली समता का अर्थ यह है कि विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं में निहित शुद्ध स्वर्ण की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मतलब दो देशों के बीच में, अगर हम बात करते हैं भारत की और बात करेंगे यहाँ पर अमेरिका की, हमें ये देखेंगे दोनों ही देश में जो सोने की वैल्यू है वो कितना है, सोने का मूल्य क्या है। तो जिस अनुपात में दोनों देशों में सोने का अनुपात निकाला जाता है मूल्य का, उसी अनुपात में विनिमय दर का निर्धारण होता है। फिर स्वर्ण बिंदुओं का क्या महत्व है? स्वर्णमान के अंतर्गत विदेशी विनिमय दर को निर्धारित करने के लिए स्वर्ण बिंदुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जिस बिंदु पर दोनों देशों की मुद्रा, दोनों देशों में स्वर्णमान आपस में बराबर होता है, उस बिंदु को स्वर्णमान बिंदु के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में विनिमय दर की टकसाली दर क्या है? आज विश्व में कोई भी देश ना तो स्वर्णमान का अपनाया हुआ है ना धातुमान, नहीं है, जैसे मैंने भी कहा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकारों ने सोने के क्रय विक्रय पर स्वतंत्रता नहीं दिया है, बहुत सारे प्रतिबंध किए गए, और आज के समय में देशों में कागजी नोटों का प्रचलन है, तो ऐसे में ये पद्धति नहीं आए, प्रचलन में नहीं। फिर भी हमें जानना है कि किस प्रकार से इस पद्धति में, मैं बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। दो देश, मान लीजिए एक देश हमारा भारत है और दूसरा देश हमारा क्या है, अमेरिका है। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करते हैं। मान लेते हैं 10 ग्राम सोना, कितना ग्राम सोना? 10 ग्राम सोने का वैल्यू भारत में, 10 ग्राम सोने की वैल्यू भारत में हम मान लेते हैं यहां पर कितना है, 1,25,000 रुपए है 10 ग्राम सोने की कीमत। ठीक है, वहीं पर अमेरिका में सोने की कीमत कितनी है? एक एग्जांपल देता हूं, 1,25,000 यहां पर होगा।
चलो एक छोटा सा सिंपल, थोड़ा दुआ चेंज करते हैं इसको। हाँ, मान लेते हैं भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत है 1,35,000 रुपए, वहीं पर अमेरिका में इसकी कीमत है $1,500। 10 ग्राम सोना वजन दोनों देशों में बराबर है, तो भारत में 10 ग्राम सोना 1,35,000 में मिल रहा है और अमेरिका में $1,500 में मिल रहा है। तो ऐसे में दोनों के बीच का रेशो निकाला जाएगा, 1,35,000 रेशो 1,500, ये है डॉलर और ये है रुपए। तो कैलकुलेट करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, यहाँ पर जीरो, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 नम 35, तो कितना हो गया 90। यानी कि 1 और 90 का रेशो बना। कहने का मतलब ये हुआ $1 बराबर कितना रुपए तय हो गया, 90 रुपए तय हो गया। तो ये है स्वर्णमान मूल्य पद्धति, जहां पर सोने की वैल्यू के आधार पर विनिमय दर तय होता था, क्योंकि उस समय सोने के मूल्य में जो परिवर्तन नहीं होता था, तो इस विनिमय दर में भी कोई परिवर्तन, बहुत ही जल्दी परिवर्तन नहीं हो पाता था, सरकार भी नहीं कर पाती थी कि सोने के मूल्य में परिवर्तन नहीं हो रहा है। हालांकि बाद में इसका प्रचलन चला गया और उसकी जगह आया पत्र मुद्रामान के अंतर्गत विनिमय दर। पत्र मुद्रामान मतलब क्यों, क्योंकि स्वर्णमान की जगह पत्र मुद्रा प्रचलन में आ गई। ना सिल्वर के कॉइन चल रहे हैं, ना सोने के, उसको रिजर्व बना के रखा जाता है, उसकी जगह पर चला गया कागजी मुद्रा। तो जब व्यापार करने वाले देश अपरिवर्तनीय कागजी मान के अंतर्गत होते हैं, तो उनकी विनिमय दर स्वर्णमान के समान निर्धारित नहीं की होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर विनिमय दर में उतार चढ़ाव की कोई सीमा नहीं पता चल जाता है। तो जब कागजी मुद्रा होता है, उस आधार पर विनिमय दर के निर्धारण के लिए 2 सिद्धांत प्रचलन में होते हैं, 2 सिद्धांतों का आधार बनाया जाता है। और अब वर्तमान समय में भुगतान से सिद्धांत प्रचलन में है, जो आधुनिक समय विनिमय दर का सबसे बड़ा सिद्धांत है। और दूसरा है क्रय शक्ति समता सिद्धांत, परचेजिंग पावर पैरिटी सिद्धांत थ्योरी। हालांकि इसको बाद में बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया कि परचेजिंग पावर सही चीज नहीं है, तो अब भुगतान शेष वाला ही प्रचलन में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रय शक्ति समता सिद्धांत, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी क्या है। इस सिद्धांत को प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 की अवधि में स्वर्णमान के जब खत्म हो गया था, उसके बाद स्वीडन के अर्थशास्त्री गुस्ताव कैसल, उन्होंने 1922 में अपनी बुक मनी एंड फॉरेन एक्सचेंज आफ्टर 1940 में इस दर को समझाने का प्रयास किया और क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बारे में सबसे पहले जॉन व्हिटली ने 1802 में रिमार्क्स ऑन करेंसी और कॉमर्स में एक्सप्लेन किया था, लेकिन इसके बारे में डिटेल से बताने वाले थे गुस्ताव कैसल। क्रय शक्ति समता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गुस्ताव कैसल। सर्वप्रथम इसके बारे में बताने वाले कौन थे? जॉन व्हिटले। हालांकि बाद में इनको श्रेय पूरा का पूरा गुस्ताव कैसल को ही दिया गया है। अब इस सिद्धांत में है क्या कि जब एक देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा में विनिमय किया जाता है, तो उस देश की मुद्रा की क्रय शक्ति विदेशी मुद्रा की क्रय शक्ति से तुलना की जाती है। दोनों देशों में वस्तुओं सेवाओं की खरीदने की क्रय शक्ति कितनी है, इस बात का मतलब कोई सामान है, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए हम एक मशीन की बात करते हैं, एक मशीन है, उसको भारत में उस मशीन को कितने में खरीदा जा रहा है और अमेरिका में कितना खरीदा जा रहा है, तो दोनों देशों में उसको क्रय शक्ति मतलब क्रय करने वाले मूल्य के आधार पर ही तय किया जाता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि विनिमय दर को निर्धारित करने के लिए 2 देशों के सापेक्षिक क्रय शक्ति है, दोनों देशों में अपनी अपनी वैल्यू है और दोनों देशों की वस्तु की वैल्यू के आधार पर एक अनुपात निकाला जाता है। और मान ले देखिए, यदि अमेरिका में $1 द्वारा उतना ही गेहूं खरीदा जा सकता है जितना भारत में 40 रुपए के द्वारा खरीदा जाता है, तो ऐसी स्थिति में विनिमय दर होगा 1 और 40। अब ऐसे में तो हर वस्तु की वैल्यू अलग अलग होगी, तो हर वस्तु के लिए विनिमय दर अलग अलग होता है, तो कहीं का ना कहीं ये मामला थोड़ा गड़बड़ होता है क्रय शक्ति के आधार पर, क्योंकि हर वस्तु की वैल्यू 2 देशों के बीच में अलग अलग होता है। तो इस सिद्धांत की बहुत ज्यादा आलोचना हुई कि किस तरह से वस्तुओं की कीमतों के आधार पर विनिमय दर निर्धारित करें। सबसे पहली बात तो विनिमय दर केवल एक तत्व के अलावा आधार पर नहीं, क्रय शक्ति की नहीं, बहुत सारी चीजों पर प्रभावित होता है, मांग, पूर्ति, स्वर्णमान, रिजर्व, इन सब के अलावा। विनिमय दर का निर्धारण वस्तु मूल्यों से नहीं होता, वस्तुओं की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। किस देश में वस्तु की कितनी मांग है,
ठीक है, उस आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। वस्तुओं की क्रय कितने में खरीदा बेचा जाए, सरकार हो सकता है सब्सिडी दे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। विनिमय दर पूर्व संतुलन एवं उसमें परिवर्तन होना पॉसिबल नहीं है, पूर्व संतुलित हो ही नहीं सकता यहाँ पर कोई भी चीज। नेक्स्ट है आर्थिक दशाओं में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। दो देशों के बीच में क्रय शक्ति हमेशा या फिर उस देश में मुद्रास्फीति मुद्रा अपस्फीति का प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कभी कीमतें बढ़ जाती है, कभी कीमतें कम हो जाती है। अगर कीमतों में कम नहीं ज्यादा होती रहती है तो ऐसे में विनिमय दर भी परिवर्तित हो जाता है। तो ये सिद्धांत तो कहीं काम नहीं कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं पर ही प्रभावशील होता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं, जिन वस्तुओं का लेन देन हो रहा है उसी का प्रभाव होता है, बाकी वस्तुओं का क्या होगा। ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है। वस्तुओं में विषमता होती है, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर जब वस्तुओं के आधार पर विनिमय दर होता है तो बहुत सारी वस्तु होती है। कोई वस्तु ऐसी होती है जो 1 रुपए का भी मिलता है, कोई वस्तु ऐसी है जो 1 लाख रुपए का होता है। तो विनिमय दर का निर्धारण कैसे करोगे भाई, तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे देश में किसी वस्तु की बहुत ज्यादा पैदावार होती है तो वस्तु की कीमतें कम हो जाती हैं, अमेरिका में पैदावार नहीं होती तो कीमतें ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर विनिमय दर किस तरह से तय करेंगे वस्तु के आधार पर, तो ये गड़बड़ मामला है। कीमत स्तर में परिवर्तन होता है, कभी कभी कहीं ज्यादा। परिवहन व्यय की उपेक्षा की जाती है क्योंकि वस्तु लाने लाने में बहुत ज्यादा लागत आती है। नर्स के द्वारा आलोचना, नर्स ने क्या कहा था, क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचना करते हुए प्रोफेसर नर्स से कहते हैं कि यह सिद्धांत केवल कीमतों के उतार चढ़ाव को ही विनिमय निर्धारण का आधार मानता है और वास्तव में विनिमय दर निर्धारण केवल कीमतों के उतार चढ़ाव से नहीं होता है। कई सारे कारक होते हैं, व्यापार चक्र, पूंजी का आवागमन, सरकारी नीति आदि भी प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सिद्धांत की बहुत ज्यादा आलोचना की गई और इस सिद्धांत की जगह बाद में प्रतिपादित किया गया विदेशी विनिमय का भुगतान से सिद्धांत, यानी कि विनिमय दर का मांग और पूर्ति सिद्धांत। ये सिद्धांत बिल्कुल सिंपल बात कहता है। ये सिद्धांत ये बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर का निर्धारण सिंपल सी बात है, दो देशों में वस्तुओं के आयात और निर्यात के आधार पर किया जाता है। जिस देश में वस्तुओं, किसी मान लो दो देशों के बीच में वस्तुओं मुद्रा विनिमय की मांग और पूर्ति कितनी है, ठीक है, हर देश का दूसरे देश के साथ विनिमय अलग अलग होता है क्योंकि दो देशों को इसमें व्यापार भी अलग अलग होता है। हम अमेरिका से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, मतलब अमेरिका के लिए हमारी विदेशी विनिमय की मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है। तो ऐसे में अमेरिका की डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, हमारी वैल्यू कम है। उसी प्रकार से जापान में हम निर्यात ज्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं। निर्यात ज्यादा करते हैं तो पूर्ति ज्यादा है विदेशी विनिमय की, और आयात कम करते हैं मतलब हमारे पास मांग कम है, तो यहाँ पर हमारे विनिमय हमारे देश के अनुकूल होगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार दो देशों के बीच में विनिमय की मांग और पूर्ति, जिस बिंदु पर वस्तु की मांग और विनिमय की पूर्ति आपस में बराबर होती है, उसी की दर को हम विदेशी विनिमय दर, और यहाँ पर मांग और पूर्ति में परिवर्तन होता रहता है, इस आधार में भी संतुलन विनिमय दर परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए इसको लोचपूर्ण या फिर परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब इसके सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत है किसी भी देश के मुद्रा का मूल्य कीमतों और मांग की शक्तियों को निर्धारित होता है, अतः विनिमय दर सामान्य मूल्य सिद्धांत के क्षेत्रों में लागू हो जाता है। यह सिद्धांत इस तथ्य की ओर भी संकेत करता है कि आयात निर्यात की वस्तुओं के अतिरिक्त भुगतान शेष की अन्य मदे भी मांग और पूर्ति के संबंध में, मतलब यहाँ पर केवल आयात निर्यात नहीं, निवेश हो गया, बोरोइंग हो गया, ये सारी बातें भी प्रभावित करती हैं। क्योंकि अमेरिका विदेशी विनिमय की मांग मतलब हम कब कब पेमेंट कर रहे हैं, जब हम इंपोर्ट करते हैं, जब विदेशों में निवेश करते हैं, विदेशों को पढ़ने जाते हैं, विदेशों में हेल्थ के लिए जाते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, तो मतलब जब भी पेमेंट करना होता है मांग करते हैं। तो इसका मतलब इसमें सारी बातें शामिल हो जाती हैं। ये सिद्धांत स्पष्ट करता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन से विनिमय दर में भी परिवर्तन होता रहता है। विनिमय दर कभी कम कभी ज्यादा अप डाउन होता रहता है। भुगतान शेष सिद्धांत के कुछ दोष है, ये पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर चलता है, मांग और पूर्ति पर चलता है, और मांग पूर्ति में हमेशा परिवर्तन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता स्थिति कभी पाई ही नहीं जाती है। यह सिद्धांत विनिमय दर और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर के बीच संबंध स्पष्ट नहीं करता, ये दो देशों के विनिमय के बीच में संबंध स्थापित करता है। यह सिद्धांत के अनुसार देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं की मांग पूर्णतः बेलोजदार होती है, जबकि ऐसा नहीं है। भुगतान शेष को एक निश्चित मात्रा में मानकर चलता है और भुगतान शेष
सत्य है, व्यापार शेष ब्याज और विदेशों की कीमती स्तर पर निर्भर रहता है, वे भी मुद्रा और विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर भुगतान शेष नहीं, हालांकि व्यापार शेष भुगतान शेष का भाग है, लेकिन ब्याज और विदेशों से कीमत स्तर इन सबको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता, इसलिए थोड़ी परेशानी होती है, आलोचना हुई है, लेकिन आज भी इसी का व्यापक रूप से प्रचलन है। विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थशास्त्री H.E. इबिट ने अपने पुस्तक में आ मैनुअल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में बहुत सारे ऐसे कारक बताए कि यह विनिमय दर प्रभावित होता है, जिसमें अल्पकालिक कारक है, व्यापारिक और वित्तीय कारण, और दीर्घकालीन कारण है चलन, साख संबंधी और राजनीतिक और औद्योगिक दशाएं। ये सभी ऐसे कारक है जो देशों के बीच में विनिमय दर को प्रभावित करता है। व्यापारिक प्रभाव, इसके अंतर्गत आयात और निर्यात के प्रभाव को समावित किया जाता है। किसी भी दो देशों के बीच में आयात और निर्यात कैसा है, अगर दो देशों के बीच में, अगर मान लेते हैं एक देश है एक्स और एक है वाई, एक्स का आयात 500 रुपए का है और निर्यात जो है 700 रुपए का है, मतलब यहां पर विनिमय दर एक्स के फेवर में होगा और वाई के फेवर में नहीं होगा। पूंजी का प्रवाह, तो केवल आयात और निर्यात नहीं, पूंजी का प्रभाव ही करता है। अगर हमारे देश में पूंजी का प्रभाव आयात निर्यात के अलावा निवेश ज्यादा है, एफएफआई ज्यादा है, ठीक है, दान दक्षिणा ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर होगा भी विदेशी विनिमय प्रभावित होता है। चलन एवं साख संबंधित दशा और मौद्रिक, देश की मौद्रिक नीति कैसी है, अगर मौद्रिक नीति देश के फेवर में है तो इससे देश में मांग ज्यादा है, खर्चा ज्यादा बढ़ेगा, ऐसे में आयात ज्यादा बढ़ेगा, और आयात ज्यादा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मुद्रा की मांग बढ़ेगी। तो यहाँ पर मौद्रिक नीति भी प्रभावित करता है। बैंकों की क्रियाएं किस प्रकार से, बैंक की किस प्रकार से काम कर रही हैं, ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। साथ ही साथ मध्यस्थों की क्रियाएं और मूल्यांकन की सौदे और सट्टा बाजार की क्रियाओं का प्रभाव भी विदेशी विनिमय पड़ता है, क्योंकि यह विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति को डायरेक्टली प्रभावित करता है। स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाएं किस प्रकार से जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है विदेशी विनिमय को संरक्षित करती है, किस प्रकार से सरकार जो है वहां पर अपनी नीतियां बनाती है, ये सारी बातें विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करती हैं, ध्यान में रखिएगा। तो भुगतान शेष आज के समय में, आधुनिक समय में प्रयोग होने वाला कारक है, जिसके द्वारा डेली आपने देखा होगा आज मनी की वैल्यू इतनी कम हो गई, इतनी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि इसी कारक से मांग और पूर्ति के द्वारा ये प्रभावित होता है। ठीक है, हालांकि बिल्कुल शॉर्ट वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।